नमस्कार भरत जी। नमस्कार। और आपका इस ब्रॉडकास्ट में सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं और अपनी जनता को अभिनंदन करता हूं कि आपका एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद कुमार जी। और भरत जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक ही ब्रॉडकास्ट है और जो आजकल के नौजवान जो छात्र हैं उनके बारे में हम लोग प्रसारित करेंगे, एक लेख बनेंगे, लेख के साथ में हम लोग प्रमोट करेंगे और वो ये जानना चाहते हैं आजकल की यंग जनरेशन कि आप जैसा कैसे बने, आप जैसा कैसे बने और किस तरीके से आपसे कुछ चीज़ सीख करके उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें। जो आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं उसको के बारे में कुछ हमारे जो श्रोतागण हैं उनको कुछ बताइए। कुछ प्रश्न हैं हमारी जनता के और वो उनके प्रश्नों का आप आंसर दें। तो एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस ब्रॉडकास्ट सर्विसेज में। निश्चित रूप से कुमार जी, जो आपके प्रश्न होंगे और यथासंभव मैं उसके उत्तर देने की कोशिश करूंगा और मैं प्रयास करूंगा जो भी आप पूछें। वैसे तो हमारा जीवन इतना कोई महान नहीं है, फिर भी जो आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ठीक, स्वागत। जैसे कि कुछ अपने बारे में, स्वयं के बारे में कुछ दो शब्द, दो लाइन्स बताएं कि जो कि पूरा जीवन शॉर्ट टर्म में 2 लाइन्स में अगर कोई जानना चाहे कि भरत जी का जो शुरुआत है यहाँ से लेके यहाँ तक, केवल शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा अपने बारे में कुछ बताएं। कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आना हुआ? मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बहराइच जिला, जिसमें एक गांव है जिसे जालिम नगर कहा जाता है आज के समय में। तो वो जालिम नगर से प्रख्यात है। उसी गांव का मैं मूल निवासी रहा हूँ और बेसिक रूप से एक गांव से बिलोंग करने वाला व्यक्ति और उस क्षेत्र से जहाँ पर जिसे बहुत ही मोस्ट इंटीरियर एरिया माना जाता है, ज़्यादा विकसित भी नहीं है, फिर भी वहाँ से लेकर के और हमारे कॉलेज और स्कूल की शिक्षा के बाद जो हमारा ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय की यात्रा रही, वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा जीवन को बदलने वाली थी। मतलब आप समझिए कि गांव में शिक्षा का कितना महत्व होता है आपको तो पता ही है, लेकिन वहाँ पर भी एक नई सोच के साथ कि हम विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। कभी सुना करते थे कहानियों में, चाहे वो जॉर्ज वाशिंगटन की कहानी हो, विलियम, और भी जो स्टोरीज होती थी 6वीं में 8वीं में, तो उससे पता लगता था कि हाँ यूनिवर्सिटी भी कुछ होती है। तो उससे एक जिज्ञासा थी कि हम भी यात्रा वहाँ तक जाएंगे और संयोग ऐसा रहा कि गायत्री परिवार की सहायता से देव संस्कृत विश्वविद्यालय खुला 2002 में और फिर घर वालों की भी इच्छा थी कि हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ें। तो एक लंबी अवधि के बाद 2013 में हमारा एडमिशन हुआ था। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में BSc में हमने एडमिशन लिया, फिर वहाँ से आगे की यात्रा हुई और आज मैं यहीं चाह हूँ। तो ये एक शॉर्ट आप वृत्तांत समझ सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ भरत जी, ये अबोध बालक योगाचार भरत कैसे बन गया? ये तो ये कहा जाएगा कि प्रकृति की एक योजना होती है, कहीं ना कहीं प्रकृति ही नरेश करती है और आपके उसके पीछे के संस्कार रहते हैं और जो अग्रज होते हैं उनका मार्गदर्शन रहता है। बचपन से ही मैं बात करूं अगर, तो बचपन से ही मुझे ऐसा सानिध्य हमेशा सदैव मिलता चला गया। संयोगवश अच्छे मार्गदर्शन, अच्छे लोगों, गुरुओं का सानिध्य मिलता चला गया, जिससे हमको सही राह मिलती चली गई और हमारी भी निष्ठा रही। हम भी थोड़ा सा बचपन से ही धर्मनिष्ठ रहे और धर्म के प्रति झुकाव रहा, तो उस संस्कृति से जुड़ने का मौका अनायास ही मिलता चला गया। और आज जो योगाचार्य की स्थिति में आज मैं हूँ, तो वो मैं तो इतना ही मानता हूँ कि आज मैं भी उसी पहले ही जैसे अबोध स्थिति में ही हूँ। लेकिन आज लोग कहते हैं कि हाँ आप योगाचार्य हैं, कुछ क्लासेस चलते हैं या कुछ हम पढ़ाते हैं, तो वो अकिंचित मात्र है, वो बहुत न्यून है अभी की यात्रा के लिए। हम अग्रसर लगे हुए हैं, सतत लगे हुए हैं कि उस ज्ञान का अर्जन करें जो योग का महासागर है, उसको जन जन तक पहुंचाएं। बहुत अच्छा। अच्छा भरत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पिता भी शांति कुंज हरिद्वार से कनेक्टेड रहते थे, तो क्या आप भी हवन वगैरह, गायत्री मंत्र लेखन वगैरह और श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकों का पढ़ने का क्या मतलब महत्व महसूस किया? अच्छा, माता पिता का इसमें कितना बड़ा योगदान रहा आपका? जो अभी की हमारी यात्रा रही है, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे माता पिता का ही मेन रोल रहा है। जो आज मैं इस आयु में, अभी 26-27 साल की आयु हो गई और इसमें एक अच्छी सफलताएं हमने प्राप्त करी हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि आपने कम उम्र में अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है, पूरा का पूरा श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है।
क्योंकि वो हमेशा से गायत्री परिवार से जुड़े रहे, और गायत्री परिवार से जुड़े होने के नाते एक अभी की अगर वैज्ञानिक दृष्टि से उसे देखें हम, तो ये कि एक विचारधारा से, एक बड़ी विचारधारा जो विचार क्रांति परम पूज्य गुरुदेव ने बताई है, तो उस विचारधारा से पापा जुड़े रहे। और पापा के जुड़ने के बाद वो जो विचारधारा से जुड़ने का हम लोगों को प्रयास करते रहे कि आप भी जुड़ें, तो वो उसका एक छोटा सा माध्यम आपको मैं बताता हूँ कि जैसे जो गांव में यज्ञ होती थी, तो मैं छुट्टी होती थी, तो अगर मैं फ्री रहता था तो पापा मुझे जरूर लेते जाते थे, चाहे 5 साल का रहा हूँ, चाहे 7 साल का, कहीं भी अगर कोई क्षेत्र में कार्यक्रम होते थे तो पापा मुझे ले जाते थे। मुझे आज ये समझ में आ रहा है कि आज तो मैं मनोविज्ञान का भी छात्र रहा हूँ, मनोविज्ञान को भी अध्ययन किया है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बचपन से ही उस आध्यात्मिक यात्रा की तरफ प्रमोट कर रही थी, और ये प्रकृति का इशारा ही था। तो हमारी भी रुचि उस यज्ञ हवन इत्यादि की तरफ बढ़ती रही, हम इन सब चीजों को जानने की इच्छा भी रखते रहे, और पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। पापा क्योंकि वो एजुकेटेड भी थे, वो जानकार भी थे, तो अध्यात्म क्या है और अध्यात्म से कैसे नरिश किया जाए बच्चों को, मैं ये मानता हूँ कि उनको भली भांति वो चीजें पता थी, वैज्ञानिक चीजें उनको पता थी। इसीलिए छोटी छोटी चाहे पुस्तकें हों, चाहे मंत्र लेखन की बात हो कि बेटा जब भी फ्री होना आधा पेज आपको जरूर लिखना है, और कभी भी उस चीज को डिनाई नहीं किया हमारे पापा ने, जिस चीज की आज लोग पेरेंट्स हम देखते हैं जो त्रासदी मची हुई है कि बच्चों को प्रकृति से ही दूर किया जा रहा है। तो पापा ने हमेशा हमको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया, और गायत्री परिवार के माध्यम से एक बड़ी विचारधारा से जुड़ने का मौका मिलता चला गया। ऐसा। अच्छा, गायत्री की जो हवन की विधि रहती है, पुस्तक आती है श्री राम शर्मा के आचार्य की, तो क्या आपने मुखार बिंदु से उसका कोई मंत्र जो प्रचलित हो, वो गायत्री मंत्र को छोड़ करके एक मंत्र आप हमें सुनाए, जिससे श्रोता को लगे कि जैसे उसमें एक था, पावन बना दो हे देव सविता, तो एक छोटा सा 2 लाइन का मंत्र। जैसे कि एक मंत्र जो बहुत हमें याद रहता है और अक्सर मैं उसे दोहराता भी हूँ, जैसे गायत्री परिवार में सबसे जो आराध्या है, आदि शक्ति है, माँ गायत्री कहा जाता है। तो क्रमकांड के क्रम में जब माँ गायत्री का हवन होता है तो माँ गायत्री को आवाहित किया जाता है। तो माँ गायत्री का मंत्र ऐसा है कि आयातु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते। तो ऐसे भावों को व्यक्त किया जाता है कि जो आयात वरदे है, जो सभी वरदान देने वाली है, जो ब्रह्मवादिनी है, उस मातृ शक्ति को नमन करके उसको आवाहित किया जाता है। इस तरह से अन्य भी मंत्र मुझे काफी अच्छी पुस्तक है, हम लोग भी हवन चीजें करते हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताइए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गुरुदेव हैं, उनका सानिध्य कैसे मिला आपको? उनको क्या अपने वातावरण चारों तरफ महसूस करते हैं आप? निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि हर पल हर क्षण जो भी प्रत्येक श्वास और प्रश्वास हमारी चल रही है, प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ हमारे गुरुदेव का सानिध्य है। वो चाहे अभिभावक के रूप में हो, संरक्षक के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, जिस रूप में हमने पुकारा है, आज तक इस 26-27 वर्ष की आयु में आज तक हमें प्रतिपल उस चीज का आभास हुआ है। और इवन जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि मांगते हैं अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैंने जो भी जिद की हो, चाहे वो एक कोई धन की राशि हो या फिर अन्य कोई अचीवमेंट हो, हमें उस पिता तुल्य गुरु सत्ता ने हमें तटस्थ दिया है। मतलब कोई भी चीज की अभी तक हमको अभाव नहीं होने दिया। और इस बात को उन्हीं की विचारधाराओं की पुस्तकों में हमने पढ़ा कि जिनका भाव होता है उनको अभाव नहीं होता। तो आ ही जुड़ने की देर है, तो वो अभाव वाली स्थिति कभी रही नहीं। इस विचारधारा का ये महत्व रहा। चलिए हम लोग ना योग के बारे में बात करते हैं। योग की यात्रा का आपका कैसा रहा, मतलब उसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से प्रारंभ करी और कैसे, मतलब कैसे डेवलप हुआ? योग की यात्रा का मुख्य आरंभ यहाँ से हुआ। जैसे कि बचपन में तो बहुत सारे विचार उठते हैं कि हम ये करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। हर एक बच्चे का अलग अलग एक विजन होता है कि इस तरह से हम करेंगे, या पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो वो करेंगे। मुख्य जो टर्निंग पॉइंट आता है उस पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। 11वीं की कक्षा में हम पढ़ रहे थे और विज्ञान का छात्र था मैं। तो 11वीं की कक्षा में हमारा एक एक्सीडेंट ही कह सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ और एसिड का कैन एक था और वो हमारे हाथ पर पैर पर पड़ गया। तो उसके कारण से हम बहुत बुरी तरीके से जल गए,
जिससे हमें 2-2.5-3 महीने रिकवर करने में लगे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और उसके थोड़े दिन बाद 2-2.5 महीने और बीते। इसके बाद में एक कार्यक्रम था नानपारा शक्तिपीठ पर, वो चेतना केंद्र है आज के समय में। तो वहां पे एक कार्यक्रम था विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि विश्वविद्यालय से जो इंटर्नशिप करने आते हैं बच्चे, तो उनके अलग अलग कार्यक्रम डिसाइड होते हैं, 7 डेज के, 5 डेज के। तो वहां 7 दिन का एक कैंप लगा था। तो वहां पे विश्वविद्यालय के पास आउट बच्चे आए हुए थे। अब वो हमारे सबसे ज्यादा प्रेरणा का स्रोत था, क्योंकि उसमें बहुत सारे दोस्तों को भी हम लेकर गए थे कि हम अपने दोस्तों को ले जाएं ताकि योग से उनको जोड़ सकें। तो अब 11वीं के बाद हमारा ये थोड़ा सा जल गया था, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमारी विचारधारा पूरी खिंच रही है विश्वविद्यालय की तरफ। पहले थोड़ा सा झुकाव मेरा कम था इंटरनली, क्योंकि मैं चाहता था इंजीनियर बनूं, इंजीनियर बनने की इच्छा। सभी बच्चों का ये वो रहता है कि मैं इंजीनियर, और डॉक्टर मैथ का छात्र था, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था। फिर जो योग का 7 डेज का मैंने कैंप किया, तो वहां पे एक चीज सीखी हमने, वो डेमोस्ट्रेट करते थे अलग अलग आसनों को, प्राणायाम को, बोलने की स्किल को, चाहे वो क्रमकांड सिखा रहे हो उसकी भी ट्रेनिंग होती थी, संभाषण करना सिखा रहे थे उसकी भी ट्रेनिंग। पूरा दिन का शेड्यूल था, उसमें क्लासेस होती थी और विश्वविद्यालय के छात्र ही लेते थे। बाद में जब मुझे पता चला, और उनका मान सम्मान भी बहुत ज्यादा होता था कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हैं, तो मुझे ये पता चला कि मुझे यहीं पढ़ना है। और मेरी एक जिज्ञासा, संकल्प ले लिया मैंने कि मुझे यहीं पढ़ना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, योग ही सीखना है। क्योंकि उनकी विचारधारा जो थी हमारे हृदय तक पहुंच रही थी। और वो आज भी अन्य अलग अलग देशों में स्थापित हैं, अपने अपने योगा सेंटर चला रहे हैं। आज भी उनसे बात होती है, तो आज भी मैं कहता हूँ कि आप ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वहां से जैसे कि 11वीं से उनको उनकी गाइडलाइन मिल गई, तो उन्होंने बता दिया कि इस तरह से आप तैयारी करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम होगा, या इस तरह की बातें हो गई। तो एक कांटेक्ट भी हमारा स्थापित हो गया। और फिर जब हम 12वीं के बाद गए, तो फिर वहां से योग की यात्रा का आरंभ हो गया। मूलतः यूँ कहें कि 11वीं की क्लास से हमारी योग की यात्रा आरंभ हो गई। अच्छा, एक पर्सनल प्रश्न है मेरा। जैसा कि सभी जनता है, लोग मुझे, आपके बहुत सारे मित्र वगैरह मुझे जानते भी हैं, और आपके मित्र मुझे मित्र भी मानते हैं। और लेकिन सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि भरत जी बहुत चंचल है है ना। और चंचलता का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा चंचल है ना। इसके बारे में क्या, मतलब क्या राय, क्या मतलब ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा उनका मानना है, तो उन्होंने क्या चीज मतलब महसूस करते हैं कि आपकी मजाक करने की आदतें हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए जनता को कि सच्चाई है या कि केवल अफवाहें रहती है। नहीं, वो अगर कोई बात किसी को पता चली है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो आंशिक बात सत्य होंगी। मैं इससे बिल्कुल आपको सहमति देता हूँ कि हाँ, चंचलता की यूँ बात करें तो उसके पीछे एक विचारधारा है हमारी। जैसे मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका स्वभाव बचपन से बुढ़ापा की ओर जा रहा है, आप बहुत धीर गंभीर हो रहे हैं, आप मुस्कुराना भूल चुके हैं, हमेशा भवें तनी है, मस्तक पर लालिमा है और आपकी सिलवटें पड़ी हुई हैं, तो ये मानना चाहिए कि आप में मनोविकारों की संख्या बढ़ रही है। और वहीं पर चंचलता की बात करें तो हमने ये सीखा है, और ये हमारे पिताजी में भी था, कि वो प्रसन्न रहते थे, हमेशा स्माइलिंग फेस। आप कहीं भी देखें, कितनी भी परेशानियां हैं तो स्माइलिंग फेस रहते थे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमने ये चीज सीखी कि अगर आपका बचपन में आप रहते हैं हमेशा, तो आपका 55 तक संभल सकता है। ये कहावत भी है, बचपन संभल गया तो 55 संभल जाएगा। तो उस बात को लेकर के हमने ये समझा कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप बच्चों जैसे बातें करते हैं, हमेशा बचपना रहता है, या फिर आप सिंसियर नहीं हो पाते, कभी सीरियस होंगे क्या। जैसे कि कोई हमसे अगर बोल दे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं भी बोल देता था, तो मैं भी प्यार करता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ। तो इस संदर्भ से लेकर के लोग कहते थे हमसे कि नहीं, आप सीरियस नहीं है। हमने कहा सीरियस होने का अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी मीनिंग, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको आगे ही बढ़ा रही हैं। चाहे उनसे, जैसे कि हम जो भी हमारे सामने आता है, हम उसे शिक्षक की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर यंग व्यक्ति हो या बच्चा हो। तो हमने तो सभी को शिक्षक की दृष्टि से देखा। तो वो चीजें, चंचलता वाली जो बात आती है,
हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को एक्सेप्ट भी करते हुए कहते भी हैं कि हम आगे भी इस चंचलता को बनाए रखना चाहते हैं। चलिए, ये लोगों की जो वो थी सोच वो आज बदल गई कि चंचलता वो कहीं ढूंढते थे। चंचलता तो फूलों में भी होती है, चंचलता बहारों में भी होती है, चंचलता लोगों के व्यक्ति के मन में भी होती है। चंचलता आपको हर जगह मिलेगी और व्यक्ति अगर चंचल होता है तो ही उसका तरक्की होती है और वही मुस्कुराहट रहती है तो वो लोगों को, वो मुस्कुराहट लोगों को भी दे सकता है वो। और जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, बहराइच से अहमदाबाद आना कैसे हुआ? मतलब बहराइच से अहमदाबाद तो 1000 किलोमीटर पड़ता है, तो वो यहाँ तक कैसे आना हुआ आपका? उसका एक बहुत संयोग था। संयोग ये था कि जैसे कि मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर था और मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर के उससे पहले हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे योगा सेंटर्स या योगा कंपनियां जो चल रही हैं, रनिंग में हैं, वो इंटरव्यू के लिए जाती थी। तो उस संदर्भ में हम भी, तो हमारा भी इंटरव्यू होना था। एक कंपनी गई जिसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, जो थोड़ी सी सैलरी पे ही हमको ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। मैंने सलाह मांगी तो उस समय के हमें 15,000 का पैकेज मिला था, 15,000 पर मंथ और रहने खाने का मिल रहा था। हमने कहा चलो कुछ सीखेंगे नया। वैसे हमारी इच्छा थी कि हम भारत भ्रमण करें, लेकिन पापा से हमने कहा तो पापा ने कहा आपकी इच्छा जो भी हो। तो अन्य सलाहकारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको सीख लेना चाहिए, 1-2 साल आपको काम करना चाहिए। तो वहां से हमारे अहमदाबाद आ गए। मतलब आप समझिए 29 जून को हमारा एग्जाम था फाइनल ईयर का। उससे पहले हमें जॉब मिल चुकी थी और हम 29 तारीख को फाइनल हुआ। 30 तारीख को हमारा ट्रेन था, टिकट था हमारा। 31 को हम अहमदाबाद आ गए थे जून में और 1 जुलाई से हमारा ज्वाइनिंग, ठीक है, ऐसा रहा। मैं घर भी नहीं गया था हॉस्टल के बाद, मैं सीधा अहमदाबाद आया था। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि नवयुवक जो होते हैं, कुछ लोगों का योग के प्रति तो झुकाव रहता है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं, कुछ भी नहीं है यार, हम लोग अगर बाबा बन जाएंगे, हमें अभी बाबा नहीं बनना है, हमें सन्यासी नहीं बनना, हमें जीवन जीना है, हमें लाइफ स्टाइल बदलनी है। लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो उन्होंने पैसा भी बहुत कमाया, सब चीजें, वो योग की तरफ जा रहे हैं। तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो इस भ्रम में फैले हुए हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उन युवकों के बारे के लिए क्या विचार है कि वो किसी तरीके से फैलाव को छोड़ करके एक रास्ते की तरफ पकड़े, एक दिशा की तरफ पकड़े? देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो नवयुवक हैं, आपका कैरियर किसी भी फील्ड में मैटर नहीं करता। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनिए। आप व्यापारी बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनिए। लेकिन योग जो कहता है, योग ये कहता है कि आप जीवन जीने की कला, योग का मूल अर्थ है जीवन जीने की कला। तो अब डॉक्टर को भी जीवन जीना है, इंजीनियर को भी जीवन जीना है, या व्यापारी हो तो उसको भी जीवन जीना है, या कोई भी अन्य जॉब कर रहे हैं उसको जीवन जीना तो आना चाहिए। अगर आपको जीवन जीने की कला नहीं आती है तो आप सब जगह फेलियर हो। चाहे आप डॉक्टर बन जाइए, चाहे आप इंजीनियर बन जाइए, चाहे आप व्यापारी बन जाइए, अन्य कोई जॉब कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं फेलियर ही काउंट किए जाएंगे। इसलिए अगर आपको जीवन जीने की कला आ जाए, और वो कौन सिखाएगा? वो योग सिखाता है कि आप जीवन जीने की कला सीखिए। आपको जीवन का एक अंग मानना चाहिए कि योग ये जीवन जीने का एक अंग है और इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे कि आप केवल ऐसा नहीं कि 1 घंटे मैट पर दे रहे हैं, आप शारीरिक व्यायाम या अन्य आसन कर रहे हैं, उसके आपने व्यवहार में जब तक नहीं लाएंगे तब तक वो बातें नहीं परिलक्षित होती और उसके आउटकम नहीं आते। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए और अपने आचार, व्यवहार और शारीरिक रूप से, कर्म से भी योग को अपनाने का जो हमारी भारतीय संस्कृति का वरदान रहा है उसको हम लोग सिरोधार्य करें और जीवन का एक अंग बनाएं नियमित रूप से। अच्छा, मैं ये जानना चाहता क्या जीन्स वाला भी योग की दिशा में जा सकता है क्या धोती पहनना जरूरी होता है उसके लिए? देखिए, कोई वेशभूषा किसी की भी ऐसा नहीं है कि आप धोती पहनेंगे या पीले कपड़े पहनेंगे या सफेद कपड़े पहनेंगे। आज आवश्यकता है विचार शक्ति की, कि हमारी विचारणा उससे जुड़ी हुई है कि नहीं। आप जैसे कि मैं अभी कहूँ आपसे कि आप धोती पहनना जरूरी है या कुर्ता पहनना जरूरी है या शर्ट नहीं पहन सकते और आप जॉब करते हैं, तो आप अपने आप को तुरंत फिल्टर कर लेंगे कि हमें तो हमारे लिए योग है ही नहीं। लेकिन योग हर व्यक्ति कर सकता है।
योग में सबसे प्रथमतः महर्षि पतंजलि ने कहा कि अष्टांग योग, सामान्य साधक अष्टांग योग का अभ्यास करे, जिसमें सबसे पहले कहा यम और नियम, सोशल नॉर्म्स और सेल्फ नॉर्म्स की बात करी। 5 यम है, 5 नियम है। तो उसको अगर हम आचार व्यवहार में अपनाएं तो उसे जींस वाले की भी जरूरत है और धोती वाले की भी जरूरत है। सभी लोग इसे कर सकते हैं। जी चलो, आज के लोगों की भ्रमी खत्म हो गई कि समाप्त हो गया कि क्या जीन्स वाले भी योगा कर सकते हैं और जीन्स पहनने वाला भी अपना जीवन, अपना कैरियर योगा में बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बना सकता है। अच्छा, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपकी क्लासेस लेना चाहे, तो अभी कौन कौन सी, किस टाइप की, कितनी क्लासेस चल रही हैं आपकी? हमारी अभी तक तो बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी, अगर कोई अभ्यास से जुड़ना चाहता है तो आप अभ्यास से जुड़ सकते हैं। हमारी 4 क्लासेस चल रही हैं, उसमें आप कोई भी स्लॉट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 to 6 अर्ली मॉर्निंग, 6:30 to 7:30 मॉर्निंग में, देन 8 to 9 मॉर्निंग में, देन 11 to 12। ये 4 स्लॉट्स जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन है। इसके बाद में इसी बीच में हमारा 9:30 to 10:30 आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलता है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। हमारा फेशियल योग चलता है, जो फेशियल योग करना चाहते हैं वो 40 मिनट का सेशन है, उससे कर सकते हैं। थेरापेटिक योग चलता है, उससे आप कर सकते हैं। योगा अलायंस 200 आवर्स का कोर्स चल रहा है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जो आपका सामान्य फाउंडेशन कोर्स है योगा टीचर ट्रेनिंग का, उससे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग, प्रेगनेंसी योगा और इस तरह से मल्टीपल कोर्सेज चल सकते हैं। बस जुड़ने के लिए बहुत आसान है। आपके पास मोबाइल है जिससे वीडियो आप देख रहे हैं, उसी पर जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करें और आपको सारी डिटेल बता दी जाती है, तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। अच्छा भरत जी, मैंने ये सुना है कि आप टीचर ट्रेनिंग, भारत में सबसे सस्ता टीचर ट्रेनिंग आप ही कराते हैं। जी जी जी। कितने, क्या चार्जेस वगैरह रहता है अप्रोक्सीमेटली? देखिए चार्जेस तो मतलब मैंने देखा होगा कि बाजार में कोई 25,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 18,000 ले रहा है, 35,000, 40,000, 2-2 लाख रुपए तक ले रहे हैं। देखिए हर एक संस्था का अपना अपना एक विचारधारा होती है, जिसे आइडियोलॉजी आप कहते हैं। ये हर एक संस्था की अपनी आइडियोलॉजी है और हमारी एकेडमी की आइडियोलॉजी ये है कि हम योग को कभी व्यापार नहीं बनने देंगे। हम योग में जो शिक्षक सेलेक्ट करते हैं उनसे भी ये कहते हैं योग को आप व्यापार की दृष्टि से मत देखिए, योग को सेवा की दृष्टि से देखिए। तो हम वही फीस, उतनी ही फीस चार्ज करते हैं जितना आप, हमारी एकेडमी का सिस्टम चल रहा है, और सेवा भाव से सारी चीजें हो जाएं। और जब इस भाव से आप दूसरों को परोस रहे होते हैं, जो पाने वाला है और जो देने वाला है, इसमें दोनों में ही आत्मसंतुष्टि का भाव जागृत होता है। और योग में यही सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है कि आप आत्म भाव का और आत्मसंतुष्टि का भाव जागृत कर पाए। योग अगर सेवा के भाव से नहीं जुड़ पाए तो अगर जिसने 2 लाख रुपए पे करके अपनी 1 महीने की ट्रेनिंग ली होगी, वो तो ये पहले सोचेगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम 2 लाख पहले कैसे रिकवर करें। और जैसे कि हमारी फीस 999, 2000, 500 इस तरह से होती है टोकन अमाउंट। अब उसके माइंड में ये नहीं चलेगा कि हम पहले रिकवर कैसे करें। इस भाव को, इस आइडियोलॉजी को लेकर हमारी एकेडमी चल रही है। अच्छा, जैसे मैं जब एंट्री हुआ मेरी, जब आपकी टीम से मेरी बात हुई कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो तभी आपकी टीम के एक व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद वो आपसे डर जाए और आपके बारे में ना बताएं, कि आप पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता योगा अलायंस 200 आवर्स देने का प्लान कर रहे हैं। जी जी। या पूरे विश्व में सबसे सस्ता योगा टीचर ट्रेनिंग का 200 आवर्स का जो योगा अलायंस का पैकेज है, वो आप पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता देंगे? क्या मैंने गलत सुना है या मैंने सही सुना है? डेफिनेटली आपने सही सुना है। हमने पूरे विश्व के जो स्कूल्स चल रहे हैं, एकेडमीज चल रही हैं और इस सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं या फिर इशू करती हैं, तो उनसे पूरा डाटा लिया है कि कहाँ पर कितनी फीस है, उसका पूरा कंप्लीट डाटा हमारी टीम ने निकाला है। और इसके बाद में हमने निर्णय ये लिया है कि सबसे कम का जो हमारा कॉस्ट होगा उतना हम लेकर आ रहे हैं। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा कि इससे सस्ता और कोई योगा अलायंस का 200 आवर्स का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और ये बहुत जल्द लॉन्च होगा ये कोर्स। अच्छा। चलिए, समय की व्यस्तता तो कुछ ज़्यादा ही है और मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपकी टीम का, जिसने मुझे आपसे मिलने के लिए ये टाइम निकलवाया और आपका और मेरा मीटिंग फिक्स कराया, जिसकी वजह से ये छोटा सा इंटरव्यू हो चुका। भविष्य में हम फिर से आपका एक बार इंटरव्यू फिर से लेंगे, जब आप पूरे भारत में योगा अलायंस को पूरी तरीके से फैलाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरे विश्व में योगा को फैलाएं और हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।